ऑल ओके, ठीक। अस्सलाम वालेकुम अगेन। थोड़ी सी देर बाद मैं दोबारा आपको तंग करने आ गया। तो लेबर की तरफ बात करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम कैलकुलेटेड है और मैं फिर लेवल ऑफ डेप्थ ज़रा ज़्यादा रख के बैठा हुआ हूँ। अब जब एक दफ़ा आप आए हैं और आपने अज़ियत उठानी है तो थोड़ा सा ज़्यादा माल तो लेके जाएं, वरना आखिरी हल तो ये है, अगर ये चीज़ परेशानी कर रही है तो हम एक सवाल कर लें, उसकी टिप्स समझ लिया करें। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम एक टॉपिक का फ्रेमवर्क ज़रूर समझ लें, ताकि वो फ्रेमवर्क फिर कई सवाल पे, एक सवाल कराने से जो है वो एक मछली है जो मैं पकड़ के आपको दे दूँगा, और अगर फ्रेमवर्क समझ आ गया तो मैं आपको मछली पकड़ने का तरीका सिखा दूँगा, तो फिर आप मछलियाँ खुद पकड़ सकते हैं। तो अच्छा, हाँ, अच्छा लीडर तो वो होता है ना जो मछली पकड़ के नहीं देता कौम को, मछली पकड़ने का तरीका सिखाता है। और किसने कहा था? क्लास में एक सताया हुआ बच्चा बैठा है, फल यू द रस फ्यू की नहीं कहा था। ले जी, लेबर। लेबर क्या है? लेबर इज़ वो लोग जो हमारे पास काम कर रहे हैं। ये जो हमारे पास काम कर रहे हैं ये फ़िक्स सैलरी पे भी हो सकते हैं, और ये हमसे पर आवर, पर पीस, इस तरह से मुख्तलिफ तरीके से पैसे ले सकते हैं। जो लेबर का टॉपिक है इसमें बड़ी गुर्बत है। जब ICAP ने सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज किया तो लेबर के बारे में आ रहे हो गए। ये समझें, ये वो कॉस्ट अकाउंटिंग है जिसमें अचानक से बच्चे आ गए, ये वो टैक्स का पेपर है जिसमें अचानक से बच्चे आ गए। पहले क्या होता था? टैक्स का पेपर आगे करके होता था, कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे एंड पे हुआ करती थी। नई स्कीम में ICAP जनाब ग्रुप ए में कॉस्ट को ले आया, तो जनाब वो अचानक से इसके बारे में आ रहे हो गए। सेम गोज विद लेबर का टॉपिक के पहले सिलेबस में इतने भारी भारी जिन होते थे कि इस गरीब की बारी नहीं आती थी। फिर आपको पता है अलग अलग सवालों में छोटी छोटी लेबर की एडजस्टमेंट होती हैं। तो ICAP लेबर के टॉपिक को बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं करता था। इसका टेस्टिंग लेवल, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर 2014 से लेके 2022 तक नई स्कीम के आने तक मुझे बताएं इसके कितने सवाल आए हैं, तो मैं आपको 2, 3, 5, 10, 12 इस तरह की कोई फिगर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 0 सवाल। सरप्राइजिंगली मैं धक्के से 1-2 टारगेट कॉस्टिंग के सवालों को लेबर में क्लासीफाई कर सकता हूँ, लेकिन ICAP वॉज नॉट दैट मच सीरियस। हाँ, टारगेट कॉस्टिंग को अगर हम उसमें क्लासीफाई कर दें तो यस, फिर हम कर सकते हैं। ICAP क्या करता था? बड़े बड़े सवालों में लेबर की एडजस्टमेंट पूछ के अपनी खुशी पूरी कर लेता था। उसके पास इतने नंबर ही नहीं थे कि लेबर को क्लासीफाई करे। अब क्या हुआ? हमारा पहला जो ग्रुप है, ये जो हमारे सब्जेक्ट का जो पहला जोन है, ये चला गया 35 से 45 नंबर पे। और पहले जोन में गरीब टॉपिक, मटेरियल की वैल्यूएशन FR1 टाइप का टॉपिक है, और FR1 में भी उससे भारी सवाल होते हैं। FR1 का बेसिक लेवल का वो टॉपिक है वैल्यूएशन। ओवरहेड्स ICAP पूछता था, अब मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी उसने पूछना शुरू कर दिया। तो अब ओवरहेड के बाद सेकंड पहली नज़र उसकी पड़ती है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन पे, और थर्ड नज़र उसकी पड़ जाती है लेबर पे। तो नई स्कीम आने के बाद से 3 में से 2 अटैम्प्ट में उसने डायरेक्टली पूछा, और तीसरी दफ़ा डिसीजन मेकिंग के अंदर लेबर को एक बेसिक लिमिटिंग फैक्टर बना के और लेबर की कैलकुलेशन करवा ली। तो आई कैन ईजीली से कि तकरीबन जब से नई स्कीम आई है लेबर हर अटैम्प्ट में आ रहा है, 2 दफ़ा 8-8 नंबर के लिए और 1 दफ़ा डिसीजन मेकिंग के साथ मर्ज होकर। तो अब इस टॉपिक की किस्मत खुल गई है। अब आपने इस टॉपिक को हल्का नहीं कंसिडर करना। क्या होता है, एक टॉपिक के बाद आप देखते हैं उसके एंड पे पास पेपर कितने, उससे जज करते हैं ICAP का फोकस। इस पे ऐसा नहीं करना। ये टॉपिक अब नई सिलेबस के मुताबिक आपकी अब इम्पोर्टेंस का हक रखता है। थोड़ा जल्दी से देखते हैं। लेबर पे जब हम बात करते हैं तो वही पुरानी डिस्कशन आती है कि ये मैंने अब क्या किया, ICAP की किताब उठाई है, उसके बीच में स्नैप्स उठा के डाल दिए हैं ताकि ICAP की किताब की सारी डिस्कशन हम क्विकली कर लें, ताकि थ्योरेटिकली अगर सवाल यहाँ से आएँ तो आपको पता हो। बाकी मैथमेटिकल तो हम चीज़ों को देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। हम कहते हैं लेबर की कॉस्ट 2 तरह की होती है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर आपको पता है जो चीज़ डायरेक्टली बना रहा है। इनडायरेक्ट लेबर जो कि जैसे हमने कहा वो बाहर वाला सिक्योरिटी गार्ड, वो सुपरवाइज़र, वो इनडायरेक्ट लेबर थे। फिर इनकी जो वेज पेमेंट है वो 3 तरह की होती हैं। सम टाइम प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, हाँ भाई तुमने 10 यूनिट बनाए तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे, तुमने 5 यूनिट बनाए तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे। तो सम टाइम ये पीस मील कहलाता है। पीस मील अगर लफ्ज़ आए पेपर में परेशान नहीं होना, ये पर यूनिट पैसे देने को कहते हैं। लेबर से कहें तुम जितनी कुर्सियाँ बनाओगे तुम्हें उतने पैसे देंगे। सम टाइम आप लेबर से कहते हैं नहीं, जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितने आवर्स स्पेंड करोगे उतने आवर्स के पैसे देंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स के पैसे भी दिए जा सकते हैं, नंबर ऑफ आवर्स के पैसे भी दिए जा सकते हैं, और स्किल के भी पैसे दिए जा सकते हैं कि हाँ भाई ये छोटा लेबर है ये 100 रुपये पर आवर, ये भारी लेबर है टेक्निकल लेबर है ये 180 रुपये पर आवर। तो लेबर्स की जो पैसों की क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीस जो बना रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जो वो स्पेंड कर रहे हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ स्किल उनको सेमी स्किल्ड हाई स्किल्ड के हिसाब से उनको अलग अलग रेट मिल सकता है।
प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। प्रोडक्शन आपको पता है कि कितनी चीज़ें आउटपुट प्रोड्यूस होती हैं, और प्रोडक्टिविटी इज़ के लेबर ने कितने आवर्स में वो काम किया। 100 यूनिट प्रोड्यूस हुए, इसका मतलब है प्रोडक्शन हुई है 100 यूनिट्स की। एक यूनिट पे 10 आवर्स लगने चाहिए थे, 10 आवर में हो जाना चाहिए। अगर लेबर ने उन 10 आवर्स में यानी कि 100 यूनिट को 1000 आवर्स में बनाया, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी है, जो चाहिए थी वो मिल गई। बट अगर प्रोडक्टिविटी ख़राब हो, अगर लिखा हो प्रोडक्टिविटी 30% कम है, अब उलट है। प्रोडक्टिविटी 30% कम का ये मतलब नहीं है कि अब आप लेबर के आवर्स को 30% कम कर लेंगे। प्रोडक्टिविटी 30% कम होने का मतलब है ये बेचारे 30% स्लो काम कर रहे हैं, ये 30% इजाफी टाइम लेंगे। तो अगर एक सवाल में वो कहें कि इनकी प्रोडक्टिविटी इतने परसेंट से डाउन हुई हुई है, तो आपको फिर अपनी जो टोटल आवर्स जो इन्होंने इस्तेमाल की वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो अगेन मतलब हम ये कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन क्या है, उसकी फिर एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि एक बंदे ने एक वीक में 252 यूनिट बनाए और 38 आवर्स उसने काम किया, ठीक है। और हमने कहा था कि हर आवर 6 यूनिट्स बनने चाहिए। अगर हर आवर 6 यूनिट्स बनने चाहिए तो 252 यूनिट्स को 6 घंटे के हिसाब से कितने आवर्स में बनना चाहिए? 42 आवर्स। लेकिन उसने कितने लिए? 38 आवर्स। इसका मतलब है वो प्रोडक्टिव है, वो एफिशिएंट है, वो ज़्यादा फुर्ती से काम कर रहा है, वो कम टाइम में काम कर रहा है। और प्रोडक्टिविटी डाउन कब होगी? जब स्टैंडर्ड आवर्स जितने बनने चाहिए थे उसने, तो सम टाइम हम यूँ भी उन्हें पैसे देते हैं कि भाई तुम्हें ज़्यादा पैसे दे देंगे अगर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तुमने कम टाइम में काम कर दिया, तुम्हारे पैसे बढ़ा देंगे। इसमें मुख्तलिफ तरह के पेमेंट के प्लान होते हैं, थ्योरेटिकल डिस्कशन है। वेज इंसेंटिव प्लान में एक बड़ा मशहूर है हाई डे रेट सिस्टम। हम कहते हैं जिस दिन तुम बहुत मूड में हो, ज़्यादा काम किया, उस दिन का तुम्हें रेट और तरह से मिलेगा, या उन वक्तों का रेट और मिलेगा जिसमें तुमने अच्छी आउटपुट दिखाई, और जिसमें तुम्हारी नॉर्मल आउटपुट थी उसका रेट और होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं शाहिद जो है वो 200 यूनिट बनाता है 40 आवर्स की वीक में, अगर उसे 4 रुपये के हिसाब से दिया जाए। लेकिन अगर वो 240 यूनिट बना देगा तो उसे 5 रुपये के हिसाब से दे दिए जाएंगे। तो टेक्निकली 40 आवर्स 4 रुपये के हिसाब से या 40 आवर्स 5 रुपये के हिसाब से, ये 4 या 5 का रेट किस बेस पे तय हो रहा है? एफिशिएंसी की बेस पे, वो किस तरह से काम कर रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या है? आसान है। और एक हाई वेज रेट अगर किसी को चाहिए तो वो हमेशा ज़्यादा काम करता रहे, उसको हमेशा अच्छा रेट मिलता रहेगा, बाकियों से बेहतर रेट मिलता रहेगा। नुकसान ये है कि वो फिक्स आर्ली रेट से ऊपर चला जाएगा और एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा, और फिर वो सोचता है कि अच्छा चलो 240 ही क्यों, 280 क्यों, 290। अच्छा 240 से ऊपर जितने भी बनाएगा मिलना वही रेट है, तो वो क्या करेगा? पूरे 240 पे जाके और बैठ के चाय पीना शुरू कर देगा, किसी ऊपर जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं। तो इसकी ये भी प्रॉब्लम है। फिर ये है कि ज़्यादा यूनिट्स बनाने के चक्कर में वो क्वालिटी भी गिराना शुरू कर देगा, तो इसके अपने मसले मसाइल हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिविजुअल बोनस का सिस्टम भी होता है। हम कहते हैं हाँ भाई ठीक है, जिस बंदे ने अपने टारगेट पूरे कर लिए उसको इतना बोनस मिलेगा, यानी कि भाई तुम 10 कुर्सियाँ बनाओ, 20 कुर्सियाँ बनाओ, तुम अपनी कुर्सियाँ उसी रेट पे बनाओ, तुम्हें वो पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर तुमने अच्छा काम किया, जल्दी काम किया, क्वालिटी का काम किया, हम तुम्हें इजाफी बोनस दे देंगे। तो समटाइम आप इस तरह से एक बोनस दे देते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है कि 100 पर यूनिट बोनस देंगे अगर उसने कम से कम 500 यूनिट एक महीने में प्रोड्यूस कर दिया। तो उससे क्या होता है कि उसको एक इंसेंटिव मिल जाता है कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया। जैसे कुछ कॉलेजेस में पीआरसी में किया जाता है कि अब फ्रंट ऑफिस पे जो बंदा बैठा है उसको तनख्वाह तो मिल रही है, अब उन्हें पता है कि कैफ का बच्चा आके कहता है इस टीचर में एडमिशन कराना है, तो फ्रंट ऑफिसर सिर्फ उसको नोट कर रहा होता है, वो सिर्फ एक प्रोसेसिंग ऑफिसर होता है। वहाँ मशीन भी रखी हो तो बच्चे ने एडमिशन करा लेना, मशीन पर अंगूठा लगा के अपने सब्जेक्ट टाइप करके। बच्चे पे कैफ के फ्रंट ऑफिसर ने मेहनत नहीं करनी, फ्रंट ऑफिसर सिर्फ डिफेंड कर रहा होता है क्योंकि बच्चों से लड़ रहे होते हैं, डिस्काउंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन पीआरसी वो लोग जिन्होंने माइंड बनाना है कि सीए करें या ना करें, एक ऐसा चालबाज फ्रंट ऑफिसर चाहिए जो कागज़ पे 2.5-1 साल में सीए कराने का हुनर जानता हो, ऐसा बंदा हो जो बैठे बैठे लोगों को बहुत खूबसूरत से ग्रीन कलर के बागात दिखाना शुरू कर दे। तो यहाँ पे अब एक फ्रंट ऑफिसर की तनख्वाह लगी हुई है और उसके पास कोई भी पीआरसी का बच्चा बैठा, उसने उसे समझाया, बच्चा कन्विंस हुआ नहीं, वो उठ के चला गया उसकी बला से, तो कॉलेज वाला उसे कह दे कि भाई तुम्हें मिलेगी तो सैलरी, लेकिन पीआरसी के हर बच्चे के एडमिशन पे तुम्हें फॉर एग्जांपल 4000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब पीआरसी का जब बच्चा आएगा तो वो कहेगा हट जाओ, साइड पे हट जाओ। यही होता है ये एम्बेसडर्स प्रोग्राम में, जो सबसे बड़ा गंदा प्रोग्राम एक चल पड़ा है कि जी बच्चों को एम्बेसडर बना देते हैं कॉलेजेस,
और वो जाके फिर कन्विंस करते हैं। अब जब बच्चा एम्बेसडर है, अब ये वाले भाई, मैं इनकी इसलिए एग्जांपल दे सकता हूँ कि इनका मेरी क्लास से ताल्लुक है तो ये माइंड नहीं करेंगे, मैं रैंडमली किसी बंदे का, तो ये मेरी इस दफ़ा की क्लास में थे। अब ये वाले भाई को मैं कहूँ कि भाई आपको हर बच्चे पे 5,000 मिलेगा, बस बच्चे को आपने CA में लेके आना है। इनका एक दोस्त यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बिल्कुल दहाने पे बैठा होगा, एक बंदा एंट्री टेस्ट की तैयारी करके एंट्री टेस्ट दे के निकला होगा और कहेगा कि बस अब मैं फ़लाना जगह जाऊँगा, कि ये उसके पास जाके कहेंगे यार तुम कहाँ जा रहे हो, डॉक्टर तो कमाता ही कुछ नहीं है, आओ तुम्हें बताऊँ एक ऐसी फील्ड जिसमें कमाई कमाई है। तो फिर क्या होगा, ये उसे बताएंगे, कन्विंस करेंगे और उसे ले आएंगे। तो उस बच्चे का खून इनके ऊपर होगा हमेशा। वो बच्चा 10 साल तक रोता रहा, 20 साल तक रोता रहा, तड़पता रहा, दीवार में टकरे मारता रहा, मैं किधर आ गया हूँ। जो शौक से नहीं आता ना, ज़बरदस्ती आता है, वो रोता रहता है। जो पसंद से आता है ना, वो फिर एफर्ट भी करता है। तो मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि ये जितने बच्चों को कन्विंस करेंगे उनको इजाफी पैसे मिल जाएंगे। तो अगर एक इदारे में फ्रंट ऑफिसर ऑलरेडी पैसे ले रहा है तो फिर उसको इजाफी पैसे क्यों दे रहे हैं, उन यूनिट्स या उन चीज़ों के लिए जो उसने आउट ऑफ द वे काम किया। तो समटाइम इस तरह का एक बोनस होता है कि आप कहेंगे अगर तुमने इस लेवल का काम कर दिया ना, तुमने फॉर एग्जांपल PRC में 100 बच्चों का बैच बना दिया, तो ठीक है तुम्हें जो है वो इस तरह का वो मामला मिलेगा। तो सम टाइम इन बोनस से क्या होता है कि टीम मोटिवेट होती है। ये इंडिविजुअल बोनस भी हो सकते हैं, ग्रुप बोनस भी हो सकते हैं। ये अगर ग्रुप बोनस हो तो क्या होगा, सब मिलजुल के काम करेंगे। सारे फ्रंट ऑफिसर एक दूसरे से कहेंगे यार बस अब जो है ना हमने टारगेट मीट करके दिखाना है, तो सारे के सारे मिलजुल के काम करेंगे। एक बंदा माठा होगा तो दूसरा उसकी मदद कर देगा, सपोर्ट करेंगे और एक टीम बन के दिखाएंगे। लेकिन जो बहुत अच्छा परफॉर्मर है उसे दुख होगा, मेहनत मैं करता हूँ बोनस सबको मिलेगा। जो बहुत हल्का परफॉर्मर होगा सोचेगा मेरे मज़े लग गए, मुझे करना कुछ नहीं है और मैं हूँ भी ठंडा आदमी, तो ये सारे मेहनत कर रहे हैं मुझे भी बेनिफिट हो जाएगा। तो इससे ना एक इनइक्वालिटी की फीलिंग आ जाती है और ग्रुप बोनस में कई दफ़ा लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं। इंडिविजुअल अच्छा जब इंडिविजुअल बोनस रखें तो फिर क्या होगा, एक बच्चा कहीं भी फ्रंट ऑफिस में दाखिल हुए, एक फ्रंट ऑफिसर हमेशा उसको अपने सामने कुर्सी पर बैठाएगा। बच्चा उठ के साथ वाली कुर्सी बैठने लगेगा, कहीं नहीं उस कुर्सी में मसला वो गिर जाती है, बार बार इधर बैठ जाओ। उसे पता है कि बच्चे का एडमिशन होगा, मेरा कमीशन है इसमें, तो फिर झगड़े होंगे। फिर क्या होता है, बच्चे को 2 एम्बेसडर टकर जाते हैं और दोनों एम्बेसडर उसको CA की अलग अलग ही तरह के वो बता रहे होते हैं, वेरिएबल्स बता रहे होते हैं और अलग अलग कॉलेज के अलग अलग फीचर्स बता रहे होते हैं कि ये कॉलेज यूँ बेस्ट है, ये कॉलेज यूँ बेस्ट है, ये टीचर यूँ बेस्ट है। तो एक मशवरा है, फेसबुक से कभी मत ओपिनियन लिया करें। फेसबुक भरा पड़ा एम्बेसडर से और वो इंतहाई वो अपने थोड़े से पैसों के चक्कर में आपको किसी भी गलत जगह पे गलत तरीके से एडमिशन करवा देंगे। एम्बेसडर पे मत रिलाई करें, अपने आसपास के दोस्तों पे रिलाई करें, अपने सीनियर्स पे रिलाई करें। जो भी नया बंदा CA में आए उसे चाहिए जो लोग कर रहे हैं उनसे खुद जाके मिले, रादर देन कि एक बंदा बीच में आए और अपने फ़ायदे के लिए उसको आधा सच आधा झूठ बता के एडमिशन करवा दे कहीं। इतना ही मार्जिन था तबलीग का। वापस इधर आते हैं, ग्रुप बोनस के अपने फ़ायदे नुकसान हमने बात की। सम टाइम प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम होती है। आप एम्प्लॉइज़ को कहते हैं कि भाई हम तुम्हें अपने प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, वो पागल हो जाते हैं। वो भाई एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसे तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह से थोड़ा सा ऊपर ओवर टाइम मिल जाएगा। एम्प्लॉयर कहता है भाई मैंने ये सोचा है कि मैं अपने प्रॉफिट का 10% ना तुम सारे एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करूँगा। एम्प्लॉय कहते हैं वाह, तनख्वाह तो मिलनी है, बिजनेस जितना ऊपर जाएगा मुझे उतना प्रॉफिट मिलेगा। वो दिन रात मेहनत करता है, वो शाम में एक्स्ट्रा बैठ के काम करता है, वो ओवर टाइम नहीं मांगता उसका। वो कहता है मैं अपने ओनर का प्रॉफिट उठा के 5 करोड़ रुपये पहुँचा दूँ, उसका 10% हम वर्कर्स में डिवाइड होगा 50 लाख। ये 50 लाख जब डिवाइड होगा मेरे इससे 6 लाख आ जाएगा। तो साल में अगर मुझे 6 लाख एक्स्ट्रा मिल जाए मेरी तनख्वाह के अलावा तो कितना बुरा है। वो मेहनत करेगा। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम भी होती है कि आप प्रॉफिट कैसा देते हैं। फ़ायदा ये कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में जाता है और सारे मिल के काम करते हैं और हर कोई अपने तरीके से अपना इनपुट डालता है और इदारे को अपना समझता है। फिर लेबर वाले जो बैठे हुए होंगे ना, वो भी अगर शाम में बैठे होंगे कहेंगे 2 AC बिला वजह चल रहे हैं, 1 AC बहुत होता है। और जब उनको मिलनी तनख्वाह है तो वो नवंबर में AC चला के बैठे होंगे। मतलब जो है ना कल परसों अपने इदारे में बैठा, मैं एक कमरे में काम कर रहा, प्रिंसिपल रूम में बगैर AC के पंखा चला के काम करा। साथ वाले रूम में हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब, वो भी जज्बाती जहादी आदमी हैं, सर अली इमरान साहब, वो भी पंखा चला के काम कर रहे हैं और हम लोग बड़े इजी होके कि ठीक है काम करें। थोड़ा सा आगे कमरे में एक जो है टीए बैठ के काम कर रहा, 2 AC 5 लाइटें और पता नहीं क्या। तो वो उसने कहा जी मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ तो ये मेरा हक बनता है। तो उससे पर कहा यार खुदा का खौफ करो, मतलब अगर ਤੁਹਾਡੇ प्रिंसिपल ਨੂੰ ठंड नहीं लगती, ਤੁਹਾਡੇ वाइस प्रिंसिपल ਨੂੰ ठंड नहीं लगती, तो थोड़ा सा तो वो हौसला करो। तो कहने का मतलब है वो क्यों करेगा,
वो कहेगा सर आपने मुझे काम करने का कहा है, रात इतने बजे का टाइम हो रहा है, आप तो पागल लोग हैं, मेरा क्या कसूर है, मैं तो तनख्वाह लेनी है। तो जाहिर है वो खर्चा करते हुए उसे दुख नहीं होगा, लेकिन उसका प्रॉफिट में हिस्सा हो, वो पंखा भी बंद कर देगा, वो कहेगा इसमें से भी कुछ बचेगा वो भी मेरे से आएगा। तो कहने का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है, एम्प्लॉइज़ इदारे को अपना समझना शुरू कर देते हैं, अपनाइयत से चलते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि प्रॉफिट का जब हिस्सा टूट के आपको मिलता है तो आप सोचते हैं कि इस एसी बंद होने ना होने से ना 1.5 रुपये का फ़र्क पड़ेगा टोटल में, तो बेहतर है कि एसी चलता ही रहे। तो सम टाइम लोग उसको इतना बॉदर नहीं करते क्योंकि वो छोटे लेवल पे माइन्यूट होकर बहुत ही छोटा हो जाता है। शेयर इंसेंटिव स्कीम भी होती है, कई दफ़ा आप लोगों से कहते हैं आ जाओ तुम हम तुम्हें इक्विटी देते हैं, तुम्हें कंपनी में हिस्सा देते हैं। हिस्सा बहुत छोटा सा होता है लेकिन लेबर मोटिवेट हो जाता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। वक्त कम और मुकाबला सख्त। अब अगेन 2014 से लेकर अब तक गिनती के जो 2 सवाल प्रॉपर हमारे पास आए हैं उनमें से एक सवाल ये है, दूसरा सवाल भी मैंने रखा हुआ है और टाइम कम हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन एक सवाल हमारे सामने आया 8 नंबर का, मैथ ही मैथ। अब वही बात है कि लेबर पे अलग से क्या सवाल बनाएंगे, लेबर की आपको हर तरह की कैलकुलेशन आती है, उन्हीं चीज़ों को क्या होगा एक सवाल बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाटा डाल देंगे। ये कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है 30,000 जैकेट्स, और फिर काम करता हूँ इसको उसी स्क्रीन पे ले जाता हूँ जहाँ मैं इसको साथ साथ सॉल्व करूँ। मैं आज फिर वही तजर्बा करूँगा वन नोट वाला, अल्लाह करे मेरी डिवाइस जो है ना मेरे साथ ज़्यादा बुरा ना करे। यहाँ सवाल हमारे सामने मौजूद है, एक कंपनी है जो 30,000 जैकेट्स पर मंथ बना रही है। इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि इसके पास जो वर्क फोर्स है वो 350 लेबर्स की है और स्टैंडर्ड जो आवर्स अवेलेबल होते हैं पर लेबर मंथली वो 200 हैं। इसका मतलब ये 350 लोग 200 आवर्स नॉर्मली काम करते हैं, ये इनका नॉर्मल कैपेसिटी है। हाँ, अगर इन्हें कोई लालच दे दें तो ये ओवर टाइम काम कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त कितना काम कर रहे हैं, जो नॉर्मल टाइम है वो है 200 आवर्स। 3 स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट लगते हैं। एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगते हैं, तो यूनिट्स कितने हैं टोटल 30,000, तो हमें असल में कितने आवर्स चाहिए 90,000 आवर्स हमें चाहिए, जिनमें से कुछ आवर्स अवेलेबल हैं, कुछ शायद ओवर टाइम। वो कहते हैं नॉर्मल रेट है 150 और ओवर टाइम पे जो काम करेगा उसका रेट है 250। वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर है 120। डाटा दिया और डाटा को हमने तोड़ के समझ भी लिया। अब सवाल क्या है, वो कह रहे हैं कि जी अगर हम अपनी कन्वर्जन कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमारी मैनेजमेंट इवेल्युएट कर रही है 2 प्लान्स हैं। एक प्लान ये है कि हम एक पीस वेज सिस्टम ले आए, पीस मील याद है, पर यूनिट। उन्होंने कहा जी हम 500 रुपये पर यूनिट दे दें। इससे क्या होगा, उसने कहा लेबर 15% ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, ये अपना काम कम टाइम में कर लेंगे, 85% टाइम में कर लिया करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है टाइम के तो पैसे ही नहीं मिलने। पैसे किसके मिलने हैं, यूनिट्स के, तो फुर्ती में काम करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, उन्होंने कहा हम 50 रुपये का बोनस दे दें पर यूनिट अगर आपने 90% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम में काम कर लिया। उन्होंने ये स्कीम लाने से हमने देखा है कि 70% यूनिट हमारे उस टाइम से कम में हो रहे हैं, यानी 70% ऑफ द टाइम बोनस मिलेगा और 20% ऑफ द टाइम बोनस 30% नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं ऊपर की ऑप्शंस एवेल्युएट करें और एडवाइस करें कि इनमें से मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन कौन सी है। ऊपर की ऑप्शंस एवेल्युएट करें और बताएं इनमें से ज़्यादा अच्छी ऑप्शन कौन सी है। देखते हैं। अब अगेन 8 नंबर का सवाल है ये, और जनरली स्पीकिंग इसने कोई बहुत लंबी चौड़ी साइंस हमें नहीं बताई। तो लेबर का सवाल अगर पेपर में आता है तो लेबर के अंदर बातें गिनती की हैं, या रेट मल्टीप्लाई हो रहा है या नंबर ऑफ यूनिट, या तंग आ गए तो हो सकता है थ्योरी वगैरह में से कुछ उठा के देते हैं। चैप्टर छोटा है, आसान है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू सब इंपॉर्टेंट भी है। नहीं जी, तो इसको जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों ने जो चीज़ कैलकुलेट की, अब सामने वाले अंधेरे में, लेकिन मैं वो चीज़ दोबारा लिखने लगा हूँ कि हमारे जो एक्सपेक्टेड आवर्स हैं वो कितने हैं जी। एक्सपेक्टेड आवर्स हमने कहा था 30,000 यूनिट्स हैं और मल्टीप्लाई होंगे 3 से, यानी 90,000 हमारे एक्सपेक्टेड हैं। सवाल ये कि हमारे पास अवेलेबल कितने हैं इस वक्त। 350 वर्कर है हमारे पास और हर वर्कर कितना आवर्स काम करता है नॉर्मली 200। तो अवेलेबल नॉर्मली कितने हैं 200 लेबर नहीं 200 आवर्स और 350 लेबर, कितना हो गया
70,000। इसका मतलब है कि फिर मुझे ओवर टाइम के लिए इस वक्त जो चाहिए होंगे वो 20,000 होंगे। क्या ख्याल है? इनके पास जो टाइम अवेलेबल है वो तो 20,000 70,000 आवर्स है और हमें चाहिए कितना? ठीक। उन्हें बताओ ऑप्शन 1 अच्छा है या 2 अच्छा है? भाई ऑप्शन 1 और 2 तब बताऊंगा जब मुझे पता होगा आज मेरा कितना खर्चा है। कितना मजा है कि मैं ऑप्शन 1 2 निकालूं, उनमें से कंपैरिजन कर दूं और बाद में एग्जामिनर कमेंट में हो गया बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था, आज हम सबसे बेस्ट बैठे हुए थे। इस वक्त हमारा क्या खर्चा है? खर्चे कितनी तरह के दिए हुए इन्होंने? लेबर का खर्चा है और कौन सा खर्चा है? ओवरहेड का खर्चा है। ठीक है जी। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, ये भाई साहब जो है कह सकते हैं। लें जी, सवाल ने हमें ये बताया हुआ है, तो अब हम ज़रा इस वक्त की करंट कॉस्ट निकालते हैं। करंट कॉस्ट, नॉर्मल आवर्स, ओवर टाइम आवर्स और वेरिएबल ओवरहेड्स। नॉर्मल आवर्स कितने हैं जी आपके इस वक्त? 70,000 इनकी नॉर्मल रेट से पेमेंट हो रही है और 20,000 ओवर टाइम के आवर्स हैं इनकी। क्या रेट दिए हुए थे? 150 नॉर्मल का और 250 ओवर टाइम का। नहीं जी, आज उसने मुझे कुछ नहीं करना देना। डेढ़ सौ और 250, 150 नॉर्मल आवर्स और 250 ओवर टाइम का। वेरिएबल ओवरहेड का कोई रेट दिया हुआ है? वेरिएबल ओवरहेड पर आवर कितने है? 120। अब लेबर ओवर टाइम काम कर रहा है या नॉर्मल काम कर रहा है? वेरिएबल ओवरहेड को तो इससे कोई मसला नहीं ना। वेरिएबल ओवरहेड 120 कितने आवर्स पे लगेगा? 90,000 आवर्स पे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 150 70 से मल्टीप्लाई हुआ जी 10.5 मिलियन। ये 5 मिलियन है, 5 मिलियन 10.8 मिलियन, जिससे जवाब हमारे पास आ गया 20। नहीं जी, एग्जिस्टिंग कॉस्ट हमारी ये लग रही है, प्रोवाइडेड कि आप लोगों ने मुझे कैलकुलेशन सही बताई है। ऑप्शन 1 क्या है? एक पीस वेट सिस्टम ले आए जिसमें 500 पर यूनिट हो और इससे वर्कर हो जाएंगे 15% एफिशिएंट। ऑप्शन 1 को वैल्यूएट करें। ऑप्शन 1, लेबर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? लेबर की कॉस्ट का आर से ताल्लुक है? अब नहीं, किससे ताल्लुक है? यूनिट से। 30,000 यूनिट और एक यूनिट पे कितना बेनिफिट दे रहे हैं वो? 500। तो ये 500 के हिसाब से ये होगा कितना बन गया? ये 15 मिलियन। मैं समझा 3 मिलियन कह रहे हैं। और फिर वेरिएबल ओवरहेड, अच्छा वेरिएबल ओवरहेड 120 का रेट है उसका और आर्स नॉर्मली कितने होते हैं? 90,000। इस सिस्टम में कुछ खास बात हुई है? इसका मतलब है कि अब 90,000 आर्स नहीं होंगे, 15% एफिशिएंसी आ गई है। मैं लिख दूं 85%, माइंड नहीं करेंगे, 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 9.18 मिलियन। तो टोटल जवाब आ गया हमारा 24। लो जी, ये ऑप्शन ऊपर वाली से तो अच्छी है, मज़े की लग रही है। तीसरी ऑप्शन क्या है भला? वो कहते हैं बोनस दे दें 50 पर यूनिट। तो इस दफ़ा एक लेबर की कॉस्ट होगी, नॉर्मल आर की, एक ओवर टाइम की, एक वेरिएबल ओवरहेड और चौथा बोनस भी देना पड़ेगा। क्या ओवर टाइम लगेगा भी? कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी? 70% यूनिट कम टाइम में हुआ करेंगे और 30% जो है वो कम टाइम में नहीं होंगे। क्या मैं इस 30,000 का ब्रेकअप बना दूं? 21,000 यूनिट्स कम टाइम में बना करेंगे और 9,000 यूनिट्स पूरा टाइम लेंगे। ऐसे ही है। तो 9,000 यूनिट 3 स्टैंडर्ड आवर्स लेंगे, जबकि 21,000 यूनिट 3 आवर्स का कितने % लेंगे?
90%। तो क्या हमें आर्स पता लग सकते हैं? 27,000 आर्स प्लस 56,700। इसको टोटल कर लेते हैं, 83,700। ले जी, हमारे पास वो आर्स आ गए। तो अब हम बड़ी जल्दी से निकाल सकते हैं। ये वर्किंग में मैं दिखाता, लेकिन अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ऑप्शन 2, नॉर्मल लेबर के आर्स, ओवर टाइम वाले और वेरिएबल ओवरहेड और बोनस। नॉर्मल लेबर आवर्स 70,000 किस रेट पे होंगे? रेट तो वही है, इसमें तो सिर्फ एक्स्ट्रा बोनस है ना। रेट क्या है? 150। और ओवर टाइम के अब कितने हैं? हमें अब टोटल आवर्स कितने चाहिए? 83,700। 70,000 से ऊपर कितने चाहिए? 13,700। 13,700 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 250 के रेट से। और वेरिएबल ओवरहेड में टोटल आवर्स 83,700। इसका रेट हमें सवाल ने ऑलरेडी दिया हुआ है। और अब बोनस, कितने यूनिट जल्दी बन रहे हैं जिस पे बोनस मिल रहा है? 70%, 21,000। तो मैं कह दूं कि 30,000 यूनिट्स का 70% पे आपको पर यूनिट मिलेगा 50 रुपया। 50 रुपया टोटल में जब मिलियंस में बताते जाएं ज़रा। ये 10.5 मिलियन, 3.425 मिलियन, 12.55, आखिरी जी थर्ड वाला कितना है? 10.04। और आखिरी वाला 1.05 मिलियन। टोटल किया तकरीबन, मोटा मोटा अगर इन सबको राउंड करें तो ये एक 1 बन रहा है। तो तकरीबन 25 मिलियन के आसपास। यहाँ 25 लिख देता हूँ और यहाँ इज इक्वल टू के ऊपर मूछें डाल देते हैं। मतलब वो ज़ाहिर है आप एक्चुअल निकालेंगे तो वो उसमें वो होगा। मैं जस्ट मोटा मोटा सा यहाँ पे एक ये लिख दिया है। तो हमें ये समझ आ गया कि सबसे अच्छी ऑप्शन 1 है, 24.18 या इस तरह से करते हुए। तो जल्दी से हम अपनी मेन स्क्रीन पे वापस आते हैं। अब हमारे पास एक्सटेंडेड टाइम में से भी आखिरी कुछ बहुत ही थोड़ा सा टाइम बच गया है। जल्दी जल्दी से जो है ना वो हम ये वाली बात कंप्लीट अपनी करते हैं। हाँ जी, सवाल समझ आया? इस सवाल का कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या ताल्लुक़? इस सवाल का कॉस्ट के डिटेल कॉन्सेप्ट से क्या ताल्लुक़? ये एक 7वीं क्लास के बच्चे को मैं बुला के कहूँ कि यार ये सिचुएशन है सामने, बस वो पूछेगा ये अंकल ये वेरिएबल ओवरहेड क्या चीज़ होती है, इसके अलावा ये मैं उसे वेरिएबल ओवरहेड के बजाय कह दूंगा कि ये बिजली का खर्चा है, तो शायद उस बच्चे को समझ आ जाएगी, वो करेगा और शायद वो 80% जवाब निकाल लेगा। तो परेशान नहीं होना, कॉन्सेप्ट्स अगर समझ आ रहे हैं, चीज़ें पीछे बेस पता है, तो आप बड़े आराम से चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक ये इसका जवाब भी सजाया हुआ था, बीच में खाली जगह भी थी लिखने के लिए। ये एक दूसरा सवाल है, ये भी बड़ा मज़े का सवाल है, लेकिन ये मैं फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको बाद में ऐड कर दूंगा कि इससे भी वो लेबर की चीज़ें कवर हो जाती हैं। मज़े का सवाल है। इसमें एक आखिरी फिनोमेना है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व की एप्लीकेशन अलग अलग सवालों में इस्तेमाल होती है। कल हमारा जो पहला सेशन होगा ना टारगेट कॉस्टिंग का, तो उसमें ये जगह जगह इस्तेमाल होता है। कॉन्सेप्ट आज कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल कल उसके साथ जोड़ के कर लेंगे तो चीज़ें बड़ी मज़ेदार हो जाएंगी। लर्निंग कर्व क्या है? लर्निंग कर्व में बेसिकली हमारी एक अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि जब एक लेबर एक काम को रिपीट करता है तो वो कम टाइम में करता है। एक बंदे ने, ये ऐसी है जैसे आपने फाइनल अकाउंट का सवाल पहली दफ़ा किया 1.5 घंटे में, अगली दफ़ा उसी सवाल को किया 1 घंटे 5 मिनट में, तीसरी दफ़ा उसी सवाल को किया 40 मिनट में। चलते 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 एक ऐसा टाइम आता है कि आप तकरीबन 25 मिनट में सवाल कर लेते हैं। लेकिन आप 25 से नीचे नहीं जाते। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आएगा कि आप माइनस चंद मिनट्स में सवाल कर लें। तो लर्निंग कर्व एक ख़ास लेवल तक काम करेगा, फिर रुक जाएगा।
तो समटाइम सवाल में वो आपको ये बताते हैं कि एक लेबर है जो काम कर रही है, लेकिन लेबर पे लर्निंग कर्व का इफेक्ट भी आ रहा है और वो शुरू के 10-12 बैजेस तक आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा। तो फिर आपने उस लर्निंग कर्व के इफेक्ट को अपने सवालों में न्यूमेरिकली शो करना होता है। अगर हम इसको ग्राफिकली शो करें तो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे कॉस्ट, वैसे वैसे टाइम कम हो रहा है लेबर का, तो वो इस तरह से कर्व बनता है और एक जगह पे जाके वो स्टैग्नेंट हो जाता है। क्यों उसका कम टाइम लग रहा है? उसे बात समझ आ गई है, उसका हाथ सेट हो गया है, वो उसी चीज़ को रिपीट कर रहा है, उसे पता है कि कौन सा स्टेप होगा, बाद में स्टेप होगा। तो जब लर्निंग कर्व है तो इसमें हमारी अजम्पशन ये होती है फॉर एवरी डबल यूनिट हमारी एफिशिएंसी आ जाती है। वो एक यूनिट बना था 100 आवर्स में, जब वो 2 यूनिट्स बनाता है तो हम कहते हैं उसको ओवरऑल 70% एफिशिएंसी आ गई है। इसका मतलब है कि वो दोनों यूनिट 70-70 आवर्स में औसतन बना रहा है, यानी कि 2 × 70 140। टेक्निकली उसने पहला 100 आवर्स में बनाया तो दूसरा इजाफी 40 आवर्स में बनाया है, क्योंकि उसको क्यूमुलेटिव कितने लगे ऑन एवरेज 70। तीसरी दफ़ा 70 का 70% यानी कि 49 आवर्स उसको लगेंगे क्यूमुलेटिवली। अगर उसने अपना वो डबल किया जो आउटपुट है, तो 2 से अगर 4 हो गया तो 49, 4 से 8 हो गया तो इतने। तो ये मल्टीप्लाई होके हमें एक एवरेज टाइम पता लगता रहता है। ये लेफ्ट पे आ रहा है एवरेज टाइम पर यूनिट, और राइट पे फिर टोटल आवर्स आ रहे हैं, जिससे हम फिर देखते हैं कि उसको इजाफी कितना लगा। तो इसको हम जब मैयर करते हैं तो इसका एक फार्मूला है मशहूर ज़माना, विच इज़ y = ax की पावर b। a कहते हैं फर्स्ट यूनिट बनाने के टाइम को, फर्स्ट यूनिट बनाने में जितना टाइम लगा वो क्या होगा a। x होगा उसने टोटल कितने यूनिट्स बनाए, 100, 200, 250, 500 कितने। b की पावर होगी, ये एक मैथमेटिकल रूल है, लॉग ऑफ लर्निंग कर्व लर्निंग रेट ओवर लॉग ऑफ 2। कैलकुलेटर में अगर वो कहते हैं 70% लर्निंग रेट है तो आप कहेंगे log of 0.7 डिवाइडेड बाय log of 2, तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी, ज़्यादातर माइनस में आ रही होगी। तो इससे हम b निकाल लेंगे और इस फार्मूले में जब पुट करेंगे तो y से जो जवाब आएगा वो आपको बताएगा पर यूनिट औसतन आपका टाइम कितना लग रहा है। तो हो सकता है वो कहीं आपकी लेबर 1000 यूनिट बनाती है और पहले 700 यूनिट में लर्निंग कर्व का इफेक्ट है, तो आप फिर और एक यूनिट बनाने में उनको लगते हैं फ़र्ज़ करें 17 घंटे, तो आप 17 घंटे पकड़ेंगे और उसके साथ ये फार्मूला लगा के वो एवरेज निकाल लेंगे जो शायद 11-12 पे आ जाए, जो उसने 700 यूनिट्स पे लगाई। तो 700 यूनिट को उस एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद अगले जो है वो स्टैंडर्ड जो आखिरी आर पे टाइम लगा उतना स्टैंडर्ड होगा ऊपर वाले आर्स का। तो फिर हम नॉर्मली इसको क्या करते हैं, सवाल में एक बड़े से डाटा में उन्होंने चीज़ें बताते हुए कह दिया होता है कि लर्निंग का इतने % और सम टाइम बी का हमें वैल्यू भी दे देते हैं, हमें निकालना नहीं होता। फिर हम इसको सवाल में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली लेबर में लर्निंग कर्व एक फिनोमेना है, तो किसी भी सवाल में कभी भी किसी भी टॉपिक के किसी भी सवाल में वो एकदम से कह दें कि लेबर में लर्निंग कर्व है, लर्निंग इफेक्ट है, तो आप समझ जाएंगे कि लेबर के आर जब आपने नॉर्मल तरीके से नहीं निकालने, आपने पहली प्रोडक्ट का आर पकड़ना है, उसको आपने किसी की पावर से मल्टीप्लाई करना है, किससे, नंबर ऑफ यूनिट्स से। और नंबर ऑफ यूनिट्स की पावर क्या लेनी है, वो जो एक अजीब से फार्मूले से निकला है, सवाल में आपको बता देंगे, उससे आपको एवरेज आर्स पता लग जाएंगे। अब एवरेज का मतलब टोटल नहीं होता, एवरेज का मतलब एवरेज होता है। एवरेज को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास आएगा। फिर अगर देखना होगा 700 से ऊपर कितने लगे, नीचे कितने लगे, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी कंप्यूटेशन करेंगे। वो कंप्यूटेशन हम इंशाल्लाह कल करेंगे जब हम टारगेट कॉस्टिंग को स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आज ब्रेक इवन, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और लेबर हमने इस पर काम किया। सेकंड जोन में से एक टॉपिक पकड़ लिया और अभी वाले जोन, तो कल हम इंशाल्लाह टारगेट कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो टारगेट कॉस्टिंग एक 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसमें उन्हीं चीज़ों की एप्लीकेशन है। तो आज हमने अपना जो है ना मार्जिन, वो जो 45 मिनट से पहले ख़त्म करने वाला था, वो हमने कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश की है। तो अगर इसी तरह से आप जोशो खरोश से आते रहें, समझते रहें, तो मज़ा आएगा। और ब्रेक इवन आज का हासिल है टोटल 1.5 घंटे का वो सेशन था, उसमें थॉरोली ब्रेक इवन की मिथ्स पे बात की है। अगर ब्रेक इवन आपका सीधा हो गया, मैं समझूंगा पूरी रिवीजन क्लासेस का हमने वो निकाल लिया, उसका बेस्ट आउटपुट निकाल लिया, क्योंकि ब्रेक इवन इज़ द टॉपिक जो लोगों को तंग करता है, हालांकि उसमें एक बड़ी प्यारी पीछे लॉजिकल कनेक्शन है। तो मैं फिर सर को या मैम को मतलब स्टेज में इधर हवाले करता हूँ। मेरी तरफ से जो है वो अल्लाह हाफिज़। आप लोग दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा, टेंशन की और बाकी सारी चीज़ों की। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। मैं Thank you very much, sir. Dear students, we have completed the second of fifth exam focused revision sessions of CAF 3.
Cost and Management Accounting. The material being used today would be shared using a link under the video of this session on Facebook page, which is icap.cs students. For his devotion and dedication, please give Sir a big round of applause. Sir, thank you so much. CAF 6 MFA Managerial Analysis third and last session will be conducted today on August 8, 2023 from 6 p.m. to 9 p.m. Till then,